ठीक है। नहीं तो अब वो मेरा लेक्चर वो कैसे आना एडमिट ये सर शेयर स्क्रीन करेंगे जी जी। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हाँ जी पास। ठीक है, मैं बोलिए अब आप कर सकते हो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ गई नजर आपको? यस सर हो गई। अच्छा, ये जो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, दिस इज एन एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस। इसको हम टनल हाउसिंग भी कहते हैं। टनल हाउसिंग इन दैट सेंस कि अगर आप देखें तो इसकी शक्ल एक टनल की फॉर्म के अंदर है। ये जैसे मेरा कर्सर जा रहा है, ये ऊपर इसके वो लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं। ये रेड कलर के जो है ये वाटरिंग लाइन जा रही है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसके जो है वो फीडिंग लाइन है, ये वाली। तो कोई भी जो हाउस होता है उसके अंदर अगर बोला 2 फीडिंग लाइन हो तो पानी की 6 लाइनें, जो पानी की 5 लाइनें होती हैं। हाँ, यूजुअली बर्ड्स ड्रिंक मोर वाटर एज कम्पेयर टू द फीड। जितनी फीड खाता है उससे आप समझ लें कि डबल जो है वो पानी पीता है ना। तो इसलिए वाटरिंग लाइन जो है किसी भी हाउस के अंदर वो एज कम्पेयर टू फीडिंग लाइन जो है वो ज्यादा होती है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर 2 फीडिंग लाइन होंगी तो पानी की जो है वो 5 लाइनें होंगी ना, ड्यू टू द रीजन कि बर्ड जो है वो ज्यादा पानी पीता है। तो ये एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस इस शेप में आपको नजर आएगा। ये न्यूली हैच चिक्ड है, उसको वहां पे ये आपको जितने ही हमारा कर्सर है ये चिक्स आपको नजर आ रहे हैं। ये पिलर्स है जिनके ऊपर इसकी छत खड़ी हुई है, और ये स्लांटिंग है, इधर से भी ये स्लांट जा रही है, इधर से भी ये स्लांट जा रही है, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो ईस्ट एंड वेस्ट होती है ना। ईस्ट एंड वेस्ट से ये मुराद है कि जहाँ से सूरज जब निकलता है तो वो एलिप्टिकल जाता है, तो यहाँ से फिर वो लाइट अपना देता जाता है। लेकिन अब जितने भी एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस आ रहे हैं उसमें अब सूरज को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता भी, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंट्रोल होते हैं। तो इसमें अब लाइट का अब कोई इतना रोल नहीं है, क्योंकि तमाम चीजों को आर्टिफिशियली हम जो है वो लाइट दे रहे होते हैं। तो ये एक जनरल सा व्यू मैंने आपको दिखाया है एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस का, ठीक है। आज के लेक्चर में आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? आप जब ये लेक्चर सुनेंगे तो उसके बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब पर्पस ऑफ हाउसिंग, कि हम हाउसिंग जो है वो क्यों करते हैं। एक तो ये इसका सबसे बड़ा पर्पस आपको आएगा कि ये आपको बताया जाएगा डिफरेंट हाउसिंग सिस्टम कौन से हैं जो पूरी दुनिया के अंदर वी आर बीइंग अडॉप्टेड, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज एवरी सिस्टम। जो भी हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाउसिंग, जो भी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाउसिंग, वो जो है आप यूं समझ लें कि वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आपने हाउस बनाना ना वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो ग्राउंड कि आपके पास जगह कितनी है, ठीक है। और दूसरा कैपिटल कि आपके पास माल कितना, कितने पैसे हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस जो है वो मिनिमम 3 करोड़ रुपीज से बनता है। तो इसलिए ये 2 चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि आपके पास जगह कितनी है और आपके पास जो है वो पैसा कितना। टाइप्स ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग जो है ये 4 होती हैं, आप ध्यान में रखें, ठीक है। बल्कि 3 कहना चाहिए, जो चौथी है वो आगे मजीद में डिवाइड है। एक फ्री रेंज है। फ्री रेंज या एक्सटेंसिव सिस्टम, इससे हमारी ये मुराद है कि हम बर्ड्स को ओपन प्लेस के ऊपर छोड़ देते हैं, कोई इसके ऊपर पिंजरा नहीं लगाते, कोई उसको कैद नहीं है। वेयर शी और ही वांट टू गो उसको वहां छोड़ दिया जाता है, उसको फ्री रेंज हम कहते हैं। दूसरे सेमी इंटेंसिव सिस्टम होता है जिसके अंदर हम उसको जगह भी देते हैं और थोड़ा सा उसको कैद भी रखते हैं। और तीसरा जो है इंटेंसिव सिस्टम है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर रवाज में है कि बर्ड को केज के अंदर कैद कर दिया जाता है। और ये इंटेंसिव सिस्टम जो है मजीद 2 में डिवाइड होता है। एक को हम बैटरी सिस्टम कहते हैं और एक को हम डीप लिटर सिस्टम कहते हैं। इन दोनों की डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। बैटरी आप जनरली यूं समझ लो कि बैटरी हम केज को कहते हैं, और डीप लिटर सिस्टम जो है वो फर्श के ऊपर जो बर्ड को पाला जाता है उसके नीचे कोई ना कोई लिटर या बिछाली जिसे हम कहते हैं, जब वो बिछाली जाती है तो उसको हम फिर जो है वो डीप लिटर सिस्टम बोलते हैं। पर्पस ऑफ हाउसिंग क्या है? पर्पस ऑफ हाउसिंग है टू प्रोवाइड वार्मथ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, कि अगर सर्दियों का मौसम हो तो आपने बर्ड को गर्माइश पहुंचानी है। गर्माइश क्यों पहुंचानी है कि दीज ऑल चिक्स आर विदाउट देयर मदर। तो ये चूंकि कमर्शियली इनको हम हैचरी से निकालते हैं, तो एज दे डोंट हैव देयर मदर्स, तो हमने इनको वार्मथ पहुंचानी है, क्योंकि माँ जो है वो अपने परों के नीचे लेके इनको गर्माइश पहुंचाती है सर्दियों के मौसम में। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है बच्चों को कि हम उन्हें
सर्दी के मौसम के अंदर उनको गर्माइश पहुंचाएं। एक तो ये हाउसिंग का वजह है। दूसरा कूलिंग ड्यूरिंग हॉट वेदर, अगर गर्म सर्दियों में हमने उनको वार्मथ देनी है तो इन द विंटर सीजन हमने उनको गर्मियों के मौसम में हमने फिर उनको ठंड प्रोवाइड करनी है। तो जितने भी एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस होते हैं उनके अंदर आप कूलिंग सिस्टम जो है वो लगा हुआ आएगा। आगे अगली क्लास में आपको बताएंगे कैसे वो उसको देखते हैं। तो ये तमाम का तमाम ये दो पर्पज है। तीसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द हाउस। एक हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी को भी हम मेंटेन करते हैं। आमतौर पे ये 50 से 60% होती है। अगर इससे कम होगी तो फिर भी नुकसान होगा, और अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर भी नुकसान होगा। तो हम दोनों हालतों के अंदर जो है इसको कर लेते हैं। तो ये हम इसकी ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तीसरा या चौथा इसका फंक्शन रिडक्शन ऑफ ऑब्नॉक्शियस गैसेस। ऑब्नॉक्शियस गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच आर ऑब्जेक्शनेबल, जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। उसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बर्ड सांस के जरिए छोड़ता है, और दूसरी अमोनिया है। अमोनिया जो है जो वो फीसिस करता है, तो अमोनिया जो है वो हाउस के अंदर पैदा होती है। तो ये दो गैसों को हमने रिड्यूस करना होता है थ्रू वेंटिलेशन। और तीसरा पांचवा मकसद है प्रोवाइड एडिक्वेट एयर मूवमेंट। हमने एयर मूवमेंट भी देनी है, जिसकी वजह से एयर मूवमेंट से ये मैं आपको थोड़ा सा फिर वापस लेके जा रहा हूँ कि एयर मूवमेंट से ये मुराद है कि ये आप फर्ज करें ये इसका दरवाजा है, या जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर पैड लगे होते हैं। पैड जैसे आपके घरों में कूलर नहीं लगा होता अभी, बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पैड या लगे होंगे और यहाँ पर पंखा लगे होंगे। तो ये पंखे यहाँ से जब चलते हैं तो ये इधर पैड के ऊपर पानी गिरता है। पैड के ऊपर जब पानी गिरता है तो पूरे हाउस को वो जो है वो ठंड पहुंचाते पहुंचाते यहाँ तक चले जाते हैं। ये वाला इसका थोड़ा सा ज़हन में रखे ना। प्रोवाइड एडिक्वेट एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट से जो मैंने आपको बता दिया कि हम एयर मूवमेंट इसकी करते हैं। ये मैं इनको बंद कर दूं, ये भी एडमिशन वाला काम का रास्ते में बंद कर दिया, आप ज्यादा ना कीजिए, फिर से भी ओपन हो जाता है। हाँ, तो ये 5 बेसिक पर्पस हैं हाउसिंग के जो हम इनको हाउस बना के देते हैं। उसकी मेन वजह जो है ये 5 मैंने आपको रीजन इसकी बता दी। अच्छा, टाइप ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम। फ्री रेंज ये आपके सामने एक ब्लर सी पिक्चर है, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि ये दूर दूर तक कोई फेंस नहीं लगी, बर्ड को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम फ्री रेंज कहते हैं या एक्सटेंसिव सिस्टम बोलते हैं। अनदर व्यू, ये मतलब रात के टाइम ये आप बंद कर देते हैं और ये दिन के टाइम ये पानी फीडिंग इनके बर्तन के सामने रख दिए जाते हैं। बर्ड्स एट देयर विल, वो खा भी लेते हैं, अंदर भी चले जाते हैं। दे हैव ऑल द लिबर्टी टू मूव हियर एंड देयर, कोई उनके बच्चा के अनबैलेंस नहीं होता इस लिहाज से। दूसरा हम कहते हैं सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव सिस्टम से ये मुराद है कि हम थोड़ी बहुत ये बाड़ लगा देते हैं, बर्ड को थोड़ा सा रोकते हैं। आपने जो आपके सामने एनाटॉमी के सामने जो आपकी आइवरीज बनी है, वो थोड़ा बहुत आप उनको सेमी इंटेंसिव सिस्टम कह सकते हैं कि उनके अंदर बर्ड्स को जो हम रखते हैं तो उनको थोड़ी सी मूवमेंट भी दे देते हैं। तो सेमी इंटेंसिव से ये मुराद है कि खास एरिया के अंदर हम उनको रखते हैं और बर्ड उसके अंदर जो है मूव करता रहता है, इसको हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम बोलते हैं। ये जैसे आपको ये भी एक ब्लड सी पिक्चर है कि फर्ज करें ये वाला हाउस है और ये आगे उसको जगह प्रोवाइड की हुई है, तो इसको हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम कहते हैं कि बर्ड को कैद भी रखा हुआ है और उसको खेलने के लिए या भागने के लिए आगे जगह भी। दीज आर द हाउसेज, 1 2 3 4 5 हाउसेज हैं और हर एक के आगे ये जगह बनी हुई है। इसको हम सेमी इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम बोलते हैं। फिर इंटेंसिव सिस्टम की बात, जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिव सिस्टम मजीद 2 में डिवाइड है। एक को हम बैटरी सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम डीप लिटर सिस्टम कहते हैं। इन दो के बारे में हम जरा डिटेल से बात करेंगे। ये वाला जो है ये बैटरी सिस्टम है। बैटरी हम इसलिए इसको कहते हैं कि आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर आपने कार की बैटरी को खोल के देखो ना, जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो उसके अंदर प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये उस बेस के इसको कहा गया कि के सिस्टम को हम बैटरी सिस्टम कहते हैं कि ये सिस्टम एक के जी आ गया, दूसरा ये वाला आ गया, ठीक है, तीसरा ये आ गया, इसलिए हम इसको बैटरी सिस्टम बोल देते हैं। ये ऊपर नीचे, ये एक ये ऊपर वाली मंजिल, ये नीचे वाली मंजिल को हम टायर्स भी बोलते हैं, TIERs भी हम इसको कहा जाता है। कि कोई 2 टायर्स होता है, कोई 3 टायर्स होता है, ये इनके आगे अंडे रोल करके आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 7% की स्लोप होती है, मुर्गी यहाँ से अंडा देती है और ये अंडे सारे इकट्ठे होके मैनुअल भी हम ले सकते हैं और उसके बाद आप इनको ऑटोमेटिक भी कलेक्शन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी आप इनको कलेक्ट
कलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सिस्टम है, जो जितने मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसमें इनको ऑटोमेटिक जो है इनकी कलेक्शन की जाती है, कम से कम ह्यूमन जो है वो उनकी एंट्री को जो है वो प्रेफर किया जाता है। अनदर व्यू, ये भी एक के सिस्टम आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी ये इनकी फीडिंग सिस्टम है, और ये इसके यहाँ पे करके ये वाला जो लाइन जा रही है इससे ऊपर थोड़ा सा पानी का सिस्टम होता है, और एग्स जो है वो रोल करके नीचे आ रहे हैं। वो व्हाइट कलर के थे, ये ब्राउन कलर के थे। व्हाइट और ब्राउन कलर के शेल का फर्क होता है, अदरवाइज अंडे की गजाइत में कोई फर्क नहीं होता, चाहे वो ब्राउन कलर का हो या व्हाइट कलर का हो। ये वाला आ गया डीप लिटर सिस्टम, ठीक है। इसमें आप देखें कि बर्ड कैद ही है, मतलब ये एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस सिस्टम लगा हुआ है, ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर है इसको हम ब्रूडर बोलते हैं। ब्रूडर से ये मुराद है, ये इसके नीचे बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब से जो है वो हीट जो है बल्ब चूजों को मिलती है। ये पानी के ड्रिंकर है रेड कलर के, और ये वाली जिसके ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है ये फीडिंग लाइन है, ये फीडिंग लाइन है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो है इसको हम इंटेंसिव सिस्टम का डीप लिटर कहते हैं। डीप लिटर के आगे मैं आपको वजाहत करता हूँ कैसे हैं। तो ये इनको, ये जो है पानी के ड्रिंकर, इनको अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बर्ड हम ऊंचा नीचा कर सकते हैं। इनके साथ ये लगे हुए हैं, विंच लगे होते हैं। विंच से ये मुराद है, आपने दुकानों के बाहर वो देखा होगा लोगों, वो जो आगे उन्होंने एक स्क्रीन सी लगाई होती है, उसको आगे भी कर लेते हैं, पीछे भी कर लेते हैं, लंबा भी कर लेते हैं। तो ये तमाम के तमाम ये जो स्ट्रिंग्स इसके साथ आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इनसे हम इनकी हाइट जो है वो जो जो बर्ड की एज बढ़ती जाती है हम इनकी हाइट जो है वो ऊपर से बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक डीप लिटर सिस्टम की आपको थोड़ा सा एक व्यू देने की कोशिश की है। ये नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर है ये इनके वो लिटर बिछा हुआ है। अब फ्री रेंज सिस्टम जिसका हमने शुरू में बात की थी, उसकी थोड़े से एडवांटेज या डिसएडवांटेज के हवाले से बात कर लें। फ्री रेंज सिस्टम ओल्डेस्ट वन, बहुत पुराना था, यूज्ड फॉर सेंचुरीज बाय जनरल फार्मर्स वेयर देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ लैंड। सबसे ज्यादा क्या था, जब जगह की इतनी ज्यादा कमी नहीं होती थी तो फार्मर्स को इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। एक तो ये बात है। System allows great space to birds on land where they can find appreciable amount of foods in the form of herbaceous, seeds and insects. बर्ड को खुली जगह पे छोड़ दिया जाता है जहां पर वो जड़ी बूटियां खा लेता है, बीज खा लेता है, कोई कीड़े मकोड़े जो भी उसके रास्ते में आते हैं वो उनको खा लेता है। बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, पैरासिटिक इन्फेक्शन। बर्ड्स को बहरहाल बचाया जाता है प्रीडेटर से, मतलब जाहिर है कुछ कौवा भी हो सकता है, चील भी हो सकती है, और लोमड़ी वगैरह भी, इस किस्म के जो बर्ड हैं प्रीडेटर्स हैं, उनसे बर्ड को बचाने के लिए आपको थोड़ी बहुत वहाँ पे जो है सिक्योरिटी वगैरह लगानी चाहिए। डिजीज से भी बचाया जाता है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जाहिर है ग्रास के अंदर या जो ओपन जगह पे होती है कोई ना कोई इन्फेस्टेशन होती है, उनसे भी बर्ड को बचाया जाता है। At present, due to advantage of intensive system, this method is almost obsolete. क्योंकि एडवांटेज बहुत ज्यादा इंटेंसिव सिस्टम के ऊपर, इस वजह से अब ये सिस्टम दुनिया के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट नापीद होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब ये दोबारा भी आ रहा है। ये दोनों तरह की बातें जिसको हम आपको अगली क्लासों में बताएंगे कि दोबारा ये क्यों आ रहा है। सेमी इंटेंसिव सिस्टम है वेयर द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस अवेलेबल बट लिमिटेड, अवेलेबल तो है लेकिन लिमिटेड है। ये सिस्टम इसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। Necessary to allow the birds 20 square yards per bird of outside run, उसको बाहर भागने के लिए 20 से 30 स्क्वायर यार्ड्स की जगह दी जाती है। Space should be divided giving a run on either side of the house of 10 to 15 square yard। वो जो आपको मैंने पीछे तस्वीर दिखाई थी ना, एक दफा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहां पर ये बर्ड को इतनी हमने भागने के लिए जगह ना, thus enabling the bird to move on fresh ground। मतलब ये वाला जो आपको शुरू में एक दफा फिर मैं दिखा देता हूँ, ये वाली जगह, ये जो 15 से 20 स्क्वायर यार्ड है, ये वाली जगह पर बर्ड के लिए अच्छी खासी जगह होती है, ताकि बर्ड को एक्सरसाइज भी लगे और वो जो हम उसकी वेलफेयर एस्पेक्ट कहते हैं उसको भी वो पूरा कर दे कि आपने उसको कैद भी कर दिया लेकिन उसको पूरी स्पेस भी दी कि वो अपने बाहर निकल के एंजॉय कर सके। अब आते हैं इंटेंसिव सिस्टम अडॉप्टेड वेयर लैंड इज लिमिटेड। एक तो ये वजह थी और एक्सपेंसिव, और दूसरी ये वजह थी। तीसरी वजह ये थी कि इंटेंसिव सिस्टम के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एक ऐसा कमरा 10 बाई 10 का जिसके अंदर आपने 1 स्क्वायर फीट के लिहाज से जगह देखें तो आप 100 बर्ड रखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप केज लगा देते हैं या फर्श पे कर देते हैं तो आपके बर्ड जो है वो ज्यादा आ सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर केज आप ना भी लगाएं तो
आप वहां पर बर्ड को नीचे रखते हैं तो उसको हम जैसे बंद कमरा आप कह लें, बंद कमरे के अंदर आपने बर्ड को रख दिया तो उसको हम इंटेंसिव सिस्टम बोल देते हैं। बर्ड्स आर कन्फाइंड टू द हाउस, नो एक्सेस टू द आउटसाइड। इसमें बर्ड को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती भी, जैसे कि आप बाकी सिस्टम में देखते हैं बर्ड्स को एक जगह रखा जाता है। इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, आगे बताता हूँ। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्ट ऑफ द विंडोज आर रिमूवेबल, परमिट द यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये डिसइंफेक्टेंट के तौर के बस सूरज की रोशनी में मौजूद होती हैं, तो ये अब हाउस के अंदर गुजारी जाती हैं। लेकिन जब से विटामिन डी की दरियाफ्त हो गई आर्टिफिशियल सिंथेटिक की, तो अब रोशनी का इतना ज्यादा रोल नहीं रहा अभी, क्योंकि अब और बहुत ज्यादा डिसइंफेक्टेंट आ गए हैं, तो जिसकी वजह से अब यूवी लाइट का इतना ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन किसी दौर के अंदर आप उनकी खिड़कियां हटा के तो वहां से सूरज की रोशनी को हम हाउस के अंदर लेकर आते थे, ताकि वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इन द सनलाइट। अब ये वाला सिस्टम जो है ये ऑलमोस्ट अब नहीं है, अब पूरा हाउस जो है वो बंद होता है। इंटेंसिव सिस्टम जैसे मैंने पहले बताया बैटरी या केज सिस्टम है, और दूसरा डीप लिटर मेथड्स आर मोस्ट कॉमन। ये दो सिस्टम है जिनके ऊपर मैंने आप कहा था कि हम बात करेंगे। बैटरी सिस्टम, बैटरी सिस्टम क्या करता है? मोस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन यूजफुल टू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर स्पेस। इसमें जाहिर है जी आप एक कमरे में जहाँ 100 बर्ड रख सकते हैं, लेकिन जब आप बैटरी लगा देंगे तो वहीं 500 बर्ड्स आप रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका ये लिया जाता था कि आपको थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है बर्ड को। Hen is confined to a cage just large enough to permit very limited movement, allow her to stand and sit comfortably. बहुत कम इसमें जगह दी जाती है कि बस वो मुश्किल से बैठ सकती है या अपने आप को मूव कर सकती है। और आमतौर पे जो फ्लोट साइज होता है वो 14,000 बाई 16,000 बाई 17 इंचेस हाइट होती है। इसके अंदर बर्ड को रख दिया जाता है। द फ्लोर इज स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग गैल्वनाइज। गैल्वनाइज से ये मुराद है कि जब हम, आपने वो एफएससी की किताब में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो है हमारे मैदे को क्यों नहीं हल करते, तो हम भी कहते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जो उसको हल नहीं होने देती। तो गैल्वनाइज से ये मुराद है कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव से ये मुराद है कि वो उस धात को भी खा जाते हैं। तो उस धात को खाने से बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द गैल्वनाइज कर दिया जाता है ताकि वो जंग ना लगे और वो क्रोसिव ना हो, क्रोयन ना उसके अंदर हो। ये वाली बात, इसको हम गैल्वनाइज कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा फ्लोर स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग गैल्वनाइज्ड वायर सेट एट द स्लोप फ्रॉम बैक टू द फ्रंट टू द, उसके नीचे जो फर्श बनाया जाता है वो गैल्वनाइज्ड वायर होता है। गैल्वनाइज्ड वायर इसलिए होता है कि मुर्गी ने बीट करनी है, उसके अंदर एसिड होते हैं, तो वो उसका नीचे वाला फर्श कहीं गल ना जाए, तो जिसकी वजह से अंडा रोल होकर आराम से आया था, इसलिए उसको गैल्वनाइज्ड किया जाता है। अंडरनीथ इज अ ट्रे ऑफ ड्रॉपिंग, जहाँ पे मुर्गी होती है। ये भी मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाता हूँ तस्वीर के अंदर। ये देखो, ये जहाँ इसके पाँव है ना, ये पाँव के नीचे भी एक ट्रे है, ये यहाँ पे करके होती है, ये पाँव के नीचे जो ये बीट करती है वो इन ट्रेस के ऊपर गिर जाती है। इन ट्रेस को इस तरफ से या दूसरी तरफ से या बाहर की तरफ से 3-4 की जगह जहां से इनको बाहर खींच लिया जाता है। लेकिन अब चूंकि जितनी मॉडर्न हमारी आ रही है पोल्ट्री, उसके अंदर वो बेल्ट चलती है। बेल्ट से मुराद है कि बेल्ट यहाँ चलती है, वो आगे जाके रोल होके उसको खींच के बाहर लेके जो है फीसिस को एक पिट के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन ये ट्रे सिस्टम भी है, इसके नीचे ट्रे होती है। और ये जो गैल्वनाइज्ड वायर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये इतने मजबूत बनाई होती हैं, इनको ऐसे मटेरियल से इसके ऊपर कोटिंग की होती है कि ये इनका जंग नहीं इनको लगता भी ना। अंडरनीथ इज अ ट्रे फॉर ड्रॉपिंग्स। वो ट्रे जो मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉपिंग के लिए होती है, वो नीचे होती है, ठीक है। और बोथ फूड एंड वाटर रिसेप्टेबल्स आर आउटसाइड द केज। वो जो मैंने आपको बताया कि पानी और वो जो होता है ना फूड फीड, यानी उन दोनों की ट्रे जो है वो केज से बाहर होती है। बर्ड वहां से अपनी गर्दन बाहर निकाल के वहां से खाना शुरू कर देता है। बैटरी सिस्टम में क्या था? मेनी स्मॉल केजेस कैन बी असेंबल्ड टुगेदर मल्टी स्टोरी। अच्छा, इन जो होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इनको मल्टी स्टोरीज भी कहते हैं, टायर्स भी बोल देते हैं। जैसे इस तस्वीर में आपको एक ये टायर हो गया, ये 2 टायर हो गई, ये 3 टायर हो गए। तो ये करके आप देखें, अगर आप वेज अगर आपके ज़हन में आ रहा है जिसके साथ वो लकड़ी को फाड़ते हैं पाना सा, अगर आप अपने दोनों हाथों की झोंपड़ी बनाए तो उस किस्म की ये शक्ल बनती है। तो ये बताने की कोशिश, ये मेनी स्मॉल केजेस कैन बी असेंबल्ड टुगेदर मल्टी स्टोरी।
The whole structure should be of metal so that no parasite. मेटल का हम इसलिए बताते हैं कि पैरासाइट उसके अंदर हार्बर ना कर सके, रह ना सके, क्योंकि लकड़ी का करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा माइट्स वगैरह के चांस होते हैं. एंड थोरो डिसइंफेक्शन कैन बी कैरिड आउट रिक्वायर्ड. और इसको धोना बड़ा आसान है, क्योंकि लकड़ी होगी तो आप इसे धो नहीं सकते भी, लेकिन अगर मेटल का बना होगा तो हम इसको डिसइंफेक्ट भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से जो है वो धो भी सकते हैं. बैटरीज ऑफ केजीज आर सेट अप इन अ प्लेस व्हिच इज वेल वेंटिलेटेड. उसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर वो हवा अच्छे तरीके से गुजर सके, जहाँ पे लाइट पड़ सके, नॉट टू हॉट, वहाँ पर कोई ऐसा गर्मी में ना पड़े, और वर्म प्रूफ मीन के कोई बाइट से जो है वो चमगादड़ वगैरह, चिड़िया वगैरह या जो वेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो वहाँ पर ना आ सके. एंड दैट द फूड मीट्स ऑल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. और जितना हम उसको फूड देते हैं वो बर्ड की एज के मुताबिक जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करता हो. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से हमारी ये मुराद होती है कि शुरू के अंदर जब बर्ड पैदा होता है ना तो उसको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है. जब वो 4 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है फिर हम उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि अब उसने अंडे भी देने हैं, उसने मूवमेंट भी ज्यादा करनी है. फिर हम फीड के अंदर उसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, लेकिन शुरू के अंदर चूंकि उसकी ग्रोथ होनी है तो हम उसकी प्रोटीन बढ़ा देते हैं. तो ये दो मोटी सी बातें याद रखें कि न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है. जब वो छोटा होता है ही और शी नीड्स प्रोटीन, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसको ज्यादा जो है वो चाहिए होती है एनर्जी. ये मैंने आपको तस्वीर दिखा दी थी, जैसे है कि ये इसके अंदर पानी के रखे हुए हैं, पानी यहाँ से चलता है, ये फीड का वाला नजर आ रहा है, ये पानी वाला नजर आ रहा है, इसके नीचे ट्रे भी होती है. ये जो आपको ये वाली काली सी नजर आ रही है ट्रे, इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे बाहर खींच लेते हैं पूरी की पूरी. या ये पीसेज में भी हो सकती है और ये पूरी भी होती है, ये बेल्ट की फॉर्म में भी हो सकती है. तो ये जस्ट एक मॉडल आपको दिखाने के लिए जेब में रखें कि ये पूरा का पूरा भी यहाँ से निकाल के इसको साफ करके दोबारा इसके अंदर फिक्स कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे किचन के अंदर हमारे दराज बने होते हैं. तो हम दराज को खींच दिया तो फिर उसकी सफाई करने के बाद दोबारा उनको वहां पे फिक्स कर दिया जाता है. तो सेम इज द केस, इनको यहाँ से पूरा खींच के हम इसे ऐसे कर लेते हैं. अनदर व्यू जरा ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है. इसमें ये नीले वाले जो आपको पानी के बर्तन नजर आ रहे हैं, ये वाली आपको फीडिंग नजर आ रही है, और इसके नीचे जो है वो ट्रे रख दी जाती है ऐसे करते हैं ये वाली. और ये वाला जो मैश, मैश मीन जाली हम उसे कहते हैं, ये जाली जो आपको नजर आ रही है. तो ये भी देखें इस तरीके से हम इसको जो है वो इस्तेमाल में ले आते हैं. ये अनदर व्यू है जिससे जरा बिल्कुल खाली आपको दिखाया गया. ये इसके अंदर फीडिंग वाला आएगा, ठीक है, ये वाला. और यहाँ पर ये इनके अंडे रोल होके आ जाएंगे. ये सारा क्लियर व्यू आपको दिखाया गया केज सिस्टम के लिहाज से. एडवांटेज क्या है? सक्सेसफुल इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज. ट्रॉपिकल कंट्रीज वहाँ जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा, वहाँ पर ये बहुत कामयाब है. रिक्वायर्स ए मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बर्ड्स एज दे स्पेंड ऑल टाइम इन द शेड. यहाँ पर वो कहते हैं कि बर्ड जब उसको हम एक जगह रखते हैं या केज में रखते हैं तो वो मूव नहीं करता. भी जब मूव नहीं करेगा तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करेगा. एनर्जी को कंजर्व करेगा तो वो कम खाएगा. कम खाएगा तो फायदा फार्मर का होगा. इसलिए क्योंकि फीड जो है वो 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की. तो जितना ज्यादा वो मूव करेगा उतना ज्यादा फीड ज्यादा खाएगा. अंडा तो उसने एक ही देना लेकिन फीड वो ज्यादा खा लेगा ड्यू टू मूवमेंट. तो इसका एक ये एडवांटेज है. लेसन्स द लोड ऑफ एक्सेस बॉडी हीट. जाहिर है जब वो मूव नहीं करेगा तो वो अपनी हीट की एक्सेस जो है वो उसको खारिज नहीं कर सकेगा. लेसन द लोड ऑफ एक्सेस हीट, क्योंकि जब हम फीड का बर्ड ज्यादा खाता है ना तो वो फिर ही अपनी बॉडी की हीट भी जो वो डिसिपेट करता है, निकालता है. तो जब फीड कम खाएगा तो वो लेसन द लोड ऑफ एक्सेस बॉडी हीट, वो उसको ज्यादा जो है वो अपने जिस्म से नहीं निकालेगा. परफॉर्मेंस ऑफ ईच बर्ड कैन बी नोटेड एंड कलिंग इजीली. इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब बर्ड को आप केज में रखते हो या बैटरी में रखते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये फलां बर्ड अंडा दे रहा है कि नहीं दे रही. तो ऐसे मौके पे फिर ऐसे जो मुफ्ते होते हैं उनको निकालना आसानी होती है. उस निकालने को हम कलिंग कहते हैं कि उसको वहां से निकाल दिया जाता है. तो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड आ जाता है आपके फ्लॉक का कि आपका फ्लॉक की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है और आपको उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है. अब हम बात करते हैं डीप लिटर सिस्टम की. Birds are kept in large pens up to 250 on floor covered with litters like straw, sawdust or leaves up to depth of 8 to 12 inches. ये जो उस दिन हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि शुरू के अंदर हम 2 इंच की लेयर डालते हैं क्योंकि ये बर्ड अंडे वाले हैं. अंडे वाले बर्ड्स को हमने एक साल रखना होता है.
तो महीने बाद या 2 महीने बाद वो लिटर जो है वो गीला हो जाता है। हम उसके ऊपर फिर 2 इंच की लेयर डाल देते हैं, फिर वो 1-2 महीना करता है, फिर उसके बाद डाल देते हैं अनटिल अनलेस इट रीचेस द हाइट ऑफ 8 to 12 इंचेस। इसको हम डीप लिटर बोलते हैं। Deep litter, the accumulation of the material used for litter with poultry manure until reaches depth। तो ये वही वाली बात है कि हम इसके अंदर ऐसा मटेरियल डालते हैं जो कि उसकी हाइट इतनी हो जाती है। Build up litter has to be carried out correctly to give desired। correctly से ये मुराद है कि आपने बाकायदा उसकी 8 से 12 इंच की लेयर करनी है, फिर ही उसका फायदा होगा, जो आगे आपको बताने लगूंगा आगे जाके उसका एडवांटेज क्या है। Suitable dry सुइटेबल ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक। ऑर्गेनिक जब लफ्ज आता है उससे मुराद है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रॉ आता है। स्ट्रॉ से ये मुराद है कि जब ये आपने देखा होगा गंदम जब हम निकालते हैं उसका सिट्टा, तो उसके बाद जो रह जाता है उसको हम वीट स्ट्रॉ बोलते हैं। वो स्ट्रॉ को कुतर के हाफ करके हम उसके नीचे बिछा देते हैं, या जिसको हमने आपने ये आउटडोर के अंदर देखा होगा कि वो नीचे लार्ज एनिमल के नीचे बहुत बड़े बड़े जो ना येलो कलर के उन्होंने बिछाए होते हैं, उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। दूसरा है सारडस्ट। जब लकड़ी को चीरा जाता है आरे के ऊपर तो उसके नीचे पाउडर गिरता है, वो जो पाउडर गिरता है उसको हम सारडस्ट बोलते हैं। कुछ लोग लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ड्राई ग्रासेस इस्तेमाल करते हैं, कुछ ग्राउंड नट शेल। ग्राउंड नट शेल से मुराद है ये मूंगफली का छिलका। ये जो हमारा जनूबी पंजाब है, यहाँ बहावलपुर और रहीम यार खां के एरिया में जहाँ पर मूंगफली बहुत ज्यादा होती है, लोग इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रोकन ऑफ मेज स्टॉक्स एंड कॉप्स, छल्ली का तुक्का जिसे हम बोलते हैं, जब आप छल्ली खा लेते हो ना दाने का, तो उसके बाद जो चीज बचती है उसको कॉप्स कहते हैं। और स्टॉक से ये मुराद है कि वो उसका टांडा, जिसको हम अपने पंजाबी जुबान में कहते हैं ना, कि वो जो लकड़ी मकई का जो टांडा होता है ना, उसको भी कुतर के हम उसके नीचे दें, तो ये वाला भी इस्तेमाल होते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज, दरख्तों की छाल, छाल हम बोलते हैं कि उनको वहां से छील के भी हम करते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी टू गिव ए डेप्थ ऑफ अबाउट 6 इंचेस इन द पेन शुड बी यूज। तो ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी सूटेबिलिटी और उनकी कीमत, ये चीज़ें मिला लोग जहाँ भी जिसको जो एडवांटेज होता है वो उसको कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो आप ये देखने ज़हन में कि हमारे यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो राइस हस्क होता है, कि जब चावल का जो तो जिसे हम बोलते हैं, चावल उसके अंदर से निकल जाता है, और फिर हमारे पंजाब के अंदर ज़्यादातर वो इस्तेमाल होता है पोल्ट्री के अंदर। Droppings of the bird gradually combine with the material used to build up litter. Build up. Build up litter is going towards the deep litter. ये याद रखें, build up litter is being converted to deep litter, क्योंकि उसके अंदर क्या आप शामिल हो ना, ड्रॉपिंग्स। ड्रॉपिंग्स या फीसेस ऑफ द बर्ड्स आर ग्रेजुअली कंबाइंड विद द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड अप लिटर। मटेरियल कौन सा है? वो जो नीचे आपने बिछाई हुई है, वो जब उसके अंदर कहता है वो बिल्ड अप लिटर होता जाता है। अबाउट 2 months इट बिकम डीप लिटर। फिर वही वाली बात कि अगर बरसात का मौसम है, आपने जल्दी जल्दी उसके ऊपर और लेयर डालनी शुरू कर दी, तो 2 महीनों के अंदर वो डीप लिटर बन जाता है, जब उसकी हाइट जो है वो 6 से 8 इंच या 8 से 10 इंच या आप समझ लें 10 से 12 इंच हो जाती है। बाय 6 months बिकम बिल्ट अप डीप लिटर। फिर हम इसे 6 महीने में कहते हैं ये डीप बिल्ट अप डीप लिटर बन चुका है। बिल्ट अप लिटर लीडिंग टुवर्ड्स द डीप लिटर। मेडिकल किट बनवा दी, मैं जा रहा था। चलिए मैं ठहर के बुलाता हूँ। By 6 months is become built up, deep litter हो जाता है। About 12 months it is fully built up। अब ये पूरी तरह built up हो चुका है कि अब इसके अंदर मजीद आपने और कुछ नहीं डालनी। 1 साल के बाद आपने बर्ड्स को वहां से फारग कर देना, क्योंकि लेयर की लाइफ जो है ऑलमोस्ट 1 साल होती है। 1 साल के बाद उसको निकाल देना। तो अब ये पूरा जो है ये बिल्ट अप लिटर हो गया। तो ये जो डीप लिटर है और बिल्ट अप लिटर है, ये सिनोनिम्स हैं, आप यूं कर लें कि बिल्ट अप लिटर इज बीइंग कन्वर्टेड टू डीप लिटर। एक्स्ट्रा लिटर मटेरियल्स कैन बी एडेड टू मेंटेन सफिशिएंट डेट। आप उसके अंदर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और अगर वो गीला बहुत ज्यादा हो गया, बरसात का मौसम आ गया, बरसात के मौसम में फीसिस जो है वो खुश्क नहीं होता भी, तो आप फिर भी उसको कर सकते हैं। डीप लिटर सिस्टम पेन शुड बी स्टार्टेड व्हेन द वेदर इज ड्राई। देखो ना, शुरू में मैंने कहा था कि जब ड्राई हो तो फिर आपने करना। बरसात के मौसम में इसका बिल्टअप होना बड़ा मुश्किल होता है, and is likely to remain so for about 2 months for the operation of the bacterial action। इसके अंदर बैक्टीरियल एक्शन होता है।
which alters the composition of the litter, जो litter की composition तब्दील कर देता है और उसको एक खाद के अंदर convert कर देता है। ये इसका advantage होता है। Start new litter with each year pullets. Pullets mean वो जो एक साल से छोटी मुर्गी है, जब भी आपने शुरू करना है तो नए लिटर के साथ करना, पुराना लिटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होती है और वो नए चूजे को जो काम खराब कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू विद इट फॉर देयर लेइंग पीरियड, फिर जब आप उसे नया बिछाएंगे तो कंटिन्यू एक साल तक उसको जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है इसके? बर्ड्स एंड एग्स आर सेफ इन डीप लिटर। बर्ड को अच्छा लगता है, उसको अपने आप को छुपाना अच्छा लगता है, कैमोफ्लेज करना अच्छा लगता है, वो डीप बर्रोज बना के उसके अंदर वो छुप जाता है, वो अपने अंडे को भी बचाता है। तो ये बर्ड के नेचुरल इंस्टिंक्ट होती हैं, वो अपने आप को बचाता है इन चीजों से ना। Which has strong wire netting or expanded. अच्छा, built up deep litter also supplies some of the food requirements of the bird they obtain anyway. ये फैक्टर जरा समझ लें। आज से चंद एक साल पहले जो ना एक टर्म बोली जाती थी अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ फैक्टर। उन्होंने ये तजुर्बा किया साइंसदानों ने कि जब हम बर्ड्स को लिटर के ऊपर डालते हैं तो ये वाला बर्ड जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से गोश्त देता है या अंडे देता है एज कम्पेयर टू वो बर्ड जिनको हम जो है वो पिंजरों में रखते हैं। तो साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या वजह कि जो लिटर है उसके अंदर कौन सा मैटर है जिसकी वजह से बर्ड जो है वो जल्दी ग्रो करता है या अच्छा ग्रो करता है। तो जब तक उनको पता नहीं चला था उन्होंने इसका नाम अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ फैक्टर रख दिया कि हमें पता नहीं चल रहा क्या था। फिर कुछ अर्से बाद जब उनको पता चला तो वो विटामिन B12 था जो लिटर के अंदर मौजूद था, तो बर्ड उसको पैक करता खाता है। तो फिर वहां से ये टर्म जो है वो एनिमल प्रोटीन फैक्टर का भी निकला कि ये एक ऐसा फैक्टर है बर्ड के अंदर जो वो लिटर के ऊपर होता है, तो ये वाला फैक्टर उसको ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित होता है। और विटामिन B12, तो फिर वो विटामिन B12 का समझे कि एक पता चला लोगों को ना। The level of coccidiosis of worm infestation is much lower with poultry kept on good deep litter. उन्होंने फिर ये भी देखा कि जितना ज्यादा डीप लिटर होगा उतना ही जो है वो चांसेस जो है वो कम होते हैं कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस को हम जो है वो खूनी पेचिश भी कहते हैं। ये आम तौर पे जब लिटर गीला होता है तो अमीरिया की कई टाइप्स हैं जो इसको पेचिश लगा देती है, खून इनके अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ना। तो वो जितना लिटर डीप होगा उतना ही वो ड्राई होगा, तो बर्ड को जो है वो चांस जो है वो कॉक्सिडियोसिस के जो है वो नहीं होंगे। वेल मैनेज्ड डीप लिटर केप्ट इन ड्राई कंडीशन विद नो वेट स्पॉट्स अराउंड द। आम तौर पे वेट स्पॉट्स कहाँ पे आते हैं? जहाँ पानी के बर्तन रखे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पानी के बर्तनों के इर्द गिर्द जो है वेट स्पॉट्स ना आए ताकि कॉक्सिडियोसिस के चांसेस जो है वो ना हो। फिर है विद करेक्ट कंडीशन ऑब्जर्व विद वेल मैनेज्ड लिटर नो नीड टू क्लीन पेन फॉर ए होल। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लिटर के ऊपर लिटर डालते जाते हो, आपको साफ करना नहीं पड़ता, आपकी लेबर बची है। ठीक है, क्या आपने करना? ओनली रेगुलर स्टीयरिंग, आपने उसको बस हिलाते रहना। एक कंगी नुमा सा बड़ा सा एक आला होता है, वो बंदा एक फॉर्म से शुरू होता है दूसरे एंड तक चलता जाता है, तो नीचे वाला जो लिटर वो ऊपर आए तो ऊपर वाला नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो खुश्की रहता है। फिर है कि ये 35 ये तजुर्बा किया कि 35 अगर आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियां हो तो ये तकरीबन 1 टन के करीब डीप लिटर फर्टिलाइजर एक साल के अंदर पूरा कर देती है। इतना ज्यादा इसका फायदा। Level of nitrogen in fresh manure is about 1%, but on well-built deep litter it is maybe around 3%. So nitrogen is very important component for the fertilizer. तो उस लिहाज से आप देखेंगे जितना डीप लिटर ज्यादा होगा उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा। इट आल्सो कंटेन्स अबाउट 2% फास्फोरस, 2%। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जमीन के लिए, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो ये तीनों बिल्डअप लिटर के अंदर बहुत ज्यादा है। इट्स वैल्यू अबाउट 3 टाइम्स दैट ऑफ द कैटल मैन्योर, और इसकी वैल्यू जो कैटल मैन्योर से ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं होती हुई जितनी के पोल्ट्री के चूजे के फीसेस के अंदर होती है। लास्ट स्लाइड। इट इज ए वैल्यूएबल इंसुलेटिंग एजेंट। ये बहुत इसका एडवांटेज ये भी है कि जितना डीप लिटर होता है वो वैल्यूएबल इंसुलेटिंग एजेंट भी होता है। द लिटर मेंटेन्स इट्स ओन कांस्टेंट टेंपरेचर, वो अपना टेंपरेचर को खुद मेंटेन रखता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंसुलेटिंग बन जाता है। सो बर्ड्स burrow into it when the air temperature is high and thereby cool themselves. तो जब एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बर्ड अपने आप को इसके अंदर घुसा लेते हैं और अपने आप को ठंड पहुंचाते हैं। कन्वर्सली इसी तरह बरक्स इसके,
they can warm themselves in the same way when the weather is very cool. इसी तरह जब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो वो अपने आप को गर्म कर लेते हैं। तो ये दोनों इसके एडवांटेज हैं डीप लिटर। ये एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, बस ऐसे ही आपके सामने नजर आ रही है। ये देखो ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, ये फीडिंग लाइन चल रही है, ये पानी की लाइन चल रही है, ठीक है। ये खिड़कियां हैं, ये पर्दे हैं, इनको नीचे गिरा दिया जाता है सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में। ये फैन लगे हुए हैं बीच के अंदर, लेकिन ये पूरा टनल सिस्टम है। ये जहाँ जहाँ मेरा कर्सर आप यूं समझ, ये पंखे लगे हुए हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और इस तरफ जो है मेरा कर्सर वाला यहाँ पे पैड लगा होगा, पैड के ऊपर पानी गिरता है तो ये तमाम के तमाम पंखे जो है वो उस हवा को सक करते हैं, तो जिसकी वजह से पूरा हाउस जो है वो ठंडा होता जाता है। बेसिक रूल्स क्या है? डू नॉट हैव टू मेनी बर्ड्स इन द पेन, ज्यादा नहीं करने, ठीक है। 1 बर्ड फॉर एवरी, इतनी जगह हमने उसको देनी है। प्रोवाइड सफिशिएंट वेंटिलेशन टू एनेबल द लिटर टू कीप इन करेक्ट कंडीशन। वेंटिलेशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑब्नॉक्शियस गैसेस अगर उसके अंदर होंगी और वो खुश्क ना होगा तो फिर डीप लिटर जो है वो नहीं बन सकेगा। कीप द लिटर ड्राई इफ द सोक्ड बाय लीकिंग, कहीं से भी अगर वो सोकिंग शुरू हो गई, छत की लीकिंग हो गई, तो आपका ये लिटर जो है ये गीला जो है हो जाएगा और फिर ये डीप लिटर नहीं बन सकेगा। हमने डीप लिटर के लिए बड़ा जरूरी है कि ये ड्राई रहे। स्ट्रेट द लिटर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। That was all about. If you have any question, you may ask. डीप लिटर तो फिर लेइंग बर्ड्स के लिए होगा ना, तो ब्रॉयलर तो 35 दिन में तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या करते हैं? दोबारा बेटे। सर ये डीप लिटर लेइंग बर्ड्स के लिए होता है ना, ब्रॉयलर तो 35 दिन में तैयार हो जाते हैं, तो हाँ, ब्रॉयलर के लिए आमतौर पर ब्रॉयलर को हम 2 से 3 इंच के अंदर ही रखेंगे, आमतौर पर लेयर के लिए करते हैं। सर बैटरी सिस्टम में सिर्फ चूजे रखे जाते हैं? नहीं, सॉरी, हैंस ही रखी हाँ, जाएंगी ना, आमतौर चूजे पे तो नहीं रखे कई जाएंगे? लोग रखते हैं बैटरी में ब्रॉयलर भी, लेकिन ज्यादातर वैसे है नहीं रखी जाती, बहुत रेयर है कि थैंक यू ब्रॉयलर। सर। सर आपने वो जो बताया कि 2 मंथ में डीप लीटर, फिर बिल्ड अप डीप लीटर और फिर बिल्ड अप, इसका बता दें फिर एक दफा। वो मैं यूं कह रहा हूँ कि जब आप 2 इंच की लेयर डालते हो ना, तो वो उसके बाद जब वो गीली हो जाती है तो आप उसके ऊपर 2 इंच की और लेयर डाल दी, तो इसका मतलब कि आपने बिल्ट अप कर दिया। फिर आपने उसके ऊपर 2 इंच की लेयर डाल दी, वो 6 इंच बन गया। तो ये 2-2 करके जब आप बिल्ट अप करते हो तो बिल्ट अप लिटर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू डीप लिटर। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। सर इसमें वो मंथ का क्या इशू है? इसका 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर? दोबारा मंथ करें? का मतलब मंथ का, महीनों का? हाँ हाँ, मतलब वो आप एक ड्यूरेशन आपको दे रहे हैं ना, कि अगर समझ, जैसे आपका बरसात का मौसम आ गया, बरसात के मौसम में आपको ज्यादा टाइम चाहिए लिटर को गीला करने, खुश्क होने के लिए, आप उसके अंदर करते जाते हो। मंथ का जिक्र इसलिए कि लेयर को आपने 1 साल रखना होता है, तो इसलिए 1 साल के अंदर ये जितने स्टेप्स होते हैं उसकी वजह से इसके अंदर मंथ का जिक्र किया गया। सर आपने एक ये भी बताया कि वो मतलब छिलके का एक बताया कि छिलके का कलर वाइट है और यहाँ दूसरा है, तो इससे ग़िज़ाइयत मतलब सेम ही होती है। और ये भी बता, और जो फुली वाइट होता है और जो ये वाला मतलब देसी होता है, कोई भी ये दोनों इसमें सेम बेटा ही है कोई फर्क कि नहीं देसी होता। से? जिसका जो शेल होता है ना, वो दैट इज जेनेटिक। जिस बर्ड के ईयर लोब वाइट होंगे ना, वो सफेद रंग का अंडा देगा। जिसके ईयर लोब रेड होंगे वो ब्राउन कलर का अंडा देगा। न्यूट्रिशनली देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके सर, शुक्रिया। सर ग़िज़ाइयत के लिहाज से कोई फर्क नहीं है ब्रॉयलर और लेयर जो दोनों अंडा देती हैं? नहीं, ब्रॉयलर तो अंडा नहीं देता, ब्रॉयलर तो गोश्त के लिए है ना। सर जो व्हाइट मुर्गी होती है वो भी तो अक्सर व्हाइट अंडे देते हैं ना? हाँ, वो वाइट नहीं, उसके ईयर लोब वाइट होते हैं, हम वाइट नहीं कहते भी ना। ईयर लोब्स, ये जब आप प्रैक्टिकल में आओगे ना, आपको ईयर लोब्स इनके दिखाएंगे। जैसे हमारे कान होते हैं ना, ऐसे इनके कान के ऊपर कवर होते हैं, तो उनको हम ईयर लोब्स कहते हैं। वो जिनके वाइट होते हैं वो वाइट कलर का अंडा देती हैं, जिनके रेड होंगे वो ब्राउन कलर का अंडा देंगे। सही। और सर ग़िज़ाइयत में कोई फर्क नहीं है? ग़िज़ाइयत में कोई फर्क
Not at all. Thank you, sir. Thank you. चलो जी, with that we finish it, हाँ? सर कुछ सर तूफान आइडियल में चूना सर डालते एक हैं वो किस लिए? जी सर जी बोले। कुछ फार्म में जो चूने के पत्थर डालते हैं फ्लोर पे, उसका क्या फायदा है? दोबारा कहना, कुछ क्या? क्या वो फार्म में सर चूने का पत्थर डालते हैं, चूने चूना का डालते पत्थर हैं हम नीचे। इसलिए डालते हैं, चूना जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक से ये मुराद होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और लिटर को खुश्क भी रखता है, इसलिए हम वो चूने वाला जो है वो पाउडर डालते हैं। उसका एक्यूरेसी क्या होगा सर? हाइग्रोस्कोपिक से ये मुराद है कि ऐसा मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, जो नमी को एब्जॉर्ब कर ले। तो नमी को एब्जॉर्ब करना हमारा मकसद है। अगर नमी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कोक्सीडियोसिस के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर सर शेड, एक कंट्रोल शेड जो होता है उसका सर यानी कि ग्राउंड के लिहाज से कितनी जगह होनी चाहिए यानी कि कंट्रोल कंफर्टेबल कंट्रोल शेड बनाने के कंफर्टेबल लिए? जो है वो 30 बाय या 33 भी लोग कर लेते हैं, 40 भी कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन 40 से लेके 600 फुट तक भी हो सकता है लंबा। 600 फुट भी है, लेकिन आमतौर पे आइडियल जिसको हम कहते हैं वो आप कह लेंगे 40 से लेके 400 फुट तक। लेकिन 600 फुट तक भी हैं लोग, 50 फुट चौड़ा करते भी कर लेते हैं। तो बड़ी अब साइंस इसमें एडवांटेज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप चौड़ा करेंगे उसके ये पिलर जो है ये हवा की रुकावट पैदा करते हैं। तो अब ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर ये पिलर नहीं आते भी, तो ये साइंस ने तरक्की, क्योंकि जितना पंखा चलेगा ये पिलर रुकावट पैदा करेगा। तो आमतौर पे ये 400 वोल्ट भी होता है, 600 वोल्ट भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि कितना आपके पास पैसा, कितनी आपके पास जगह। और सर विड्थ वाइज कितने फीट जगह होनी चाहिए 40 विड्थ भी के लिहाज चलती से? है, ये तो 50 भी चलती है, 40 भी चलती है, 50 भी चलती है। थैंक यू सर। जी सर ये स्लाइड्स शेयर कर दें हमारे साथ। क्या स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दें सर। हो जाएंगी बेटे, हो जाएंगी। ओके जी, हाँ।